इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी, तो आपने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है बेटा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है, और इस दोनों की यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का सेंटर C1 है और जो कैविटी है इसका सेंटर C2 है, ठीक है। कैविटी का सेंटर C2 है और यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर का जो सेंटर था C1 था। तो आपको इस कैविटी के अंदर फील्ड लिखनी है, कैविटी के अंदर किसी पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। तो वही करूंगा मैं, सुपरपोजिशन अप्लाई करूंगा कि पूरी जो पूरे स्फीयर के कारण जितनी होती है उसमें से इस कैविटी के कारण जितनी होती है उसको माइनस कर दूंगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, तो आपको मैंने अभी फार्मूला बताया उसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर वो लिखना बताया था। तो क्या था फार्मूला, 4/3, देखो अभी लिखा हो किसी ने, तो 4/3 पाई रो जी आर था, वही GMR/R³ या 4/3 पाई रो जी आर। तो इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं दिक्कत थोड़ी नहीं, बट माइनस लगा के, ठीक है ना, क्योंकि अंदर टूवर्ड द सेंटर है ना फील्ड इंटेंसिटी। तो जो आर वेक्टर था, या फिर मैं ऐसे ही कहता हूँ इस टूवर्ड द सेंटर है, तो आर वेक्टर की जगह मैंने क्या कर दिया, PC1 वेक्टर लिख दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड अब भी वही है, 4/3 रो जी PC1, और इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई, ठीक है ना। तो अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है मैं उसको ऐसे आर वेक्टर की टर्म में भी लिख सकता हूँ, माइनस आ जाएगा, माइनस आर वेक्टर टूवर्ड द सेंटर होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी पूरे स्फीयर के कारण होगी, मैंने क्या लिख दी, 4/3 पाई रो जी PC1 वेक्टर। क्या माइनस करना है मुझे, इसके कारण इस, ये अगर पूरा भरा हुआ होता तो P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती, PC2 वेक्टर होती। तो इसको माइनस करना है, देखो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है आपको, 4/3 पाई रो जी आर वेक्टर ने वेक्टर फॉर्म में बना लिया उसको, यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर जो मैंने आपको फील्ड लिखना सिखाया था उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो 4/3 पाई रो जी PC1 वेक्टर माइनस 4/3 पाई रो जी PC2 वेक्टर, देखो दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को भी इसमें। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें से 4/3 पाई रो जी कॉमन ले लिया, अब PC1 वेक्टर और माइनस PC2 वेक्टर को मैं C2P वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, PC2 वेक्टर इधर है किसके बराबर है, माइनस C2P वेक्टर के, माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा, प्लस C2P वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। लगाया मैंने, वही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है, कैविटी के अंदर फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, बट मेरा प्रोसेस देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लगाया। तो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिल गई, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C2P वेक्टर प्लस PC1 वेक्टर। अगर आपको याद है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था, ठीक है ना, अगर आप उस बातों को भूले नहीं है और आप पूरा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं पूरे अब तक शुरू से, तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि C2P वेक्टर प्लस PC1 वेक्टर इज इक्वल टू C2C1 वेक्टर, ठीक है। तो CPA वाले बच्चे ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी जो डायरेक्शन आई थी वो C1 से C2 की तरफ आई थी, याद हो आपको, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मैंने निकाला था, तो रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया था, ग्रेविटेशन में बट डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। तो इस पूरे के अंदर बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है कैविटी के अंदर, समझ रहे हो आप, ये जो आपका स्फीयर बना है ना, इस कैविटी के अंदर, जैसे ये आपका यूनिफॉर्म स्फीयर था, इसके अंदर अगर कोई कैविटी आपने बना दी, तो इस कैविटी में इस दोनों इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में पूरा एक यूनिफॉर्म फील्ड है बिल्कुल ही, ठीक है ना। जैसे जी यूनिफॉर्म नहीं होता है सब जगह, वैसे कोई एम मास का पार्टिकल लेंगे तो उस पर आप फोर्स क्या लिख सकते हैं, M × EG, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड है। तो कभी इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें क्या होगा, कोई मास प्रोजेक्टाइल की तरह यूज हो सकता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया तो बताओ कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए, बिल्कुल एडवांस में आने लायक प्रॉब्लम है, आया है क्योंकि ग्रेविटी में आता है इस तरह का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया तो वहाँ नहीं पूछता, ग्रेविटेशन में पूछता है बिल्कुल, इसमें ध्यान नहीं आता एकदम से इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद भी, ठीक है ना, कि इसके अंदर की फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और कितनी होती है वो भी आपको रटा होना चाहिए बेटा एकदम, देखो निकालने विकालने का टाइम नहीं है ये चीज़, ये बहुत कॉमन चीज़ें हमें बिल्कुल टिप पर होंगी तो फटाफट पेपर बनता है, और क्यों नहीं बनेगा। मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया तो यहाँ पर 4/3 पाई रो जी, एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए, वैसे ही तो आ गया 4/3 पाई रो जी आर, तो याद है आपको अब क्या आ गया, 4/3 रो जी C2C1 वेक्टर। CPA वाले बच्चे ध्यान रखें,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था तो डायरेक्शन C1 से C2 की तरफ थी, इसमें बस डायरेक्शन का फर्क है। और बाकी ये जो फर्क होता है वो उसकी वजह से है कि K को आपको G से रिप्लेस करना है। ठीक है ना, वहाँ पर जो 1/4πε0 करके करेंगे ऐसे निकालते हैं वहाँ पे आप, ρr/3ε0। तो आप 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1/4πε0 को K बोलते हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई ρg r, देखो वैसे ही बन जाएगा। 1/4πε0 की जगह क्या कर दिया, G कर दिया। ठीक है, बाकी वही है एक्सप्रेशन, 4/3 पाई ρg r। ठीक है, तो उससे आप, नहीं तो आप याद ही कर लीजिए, आपको ये तो याद नहीं है, मैंने कहा इसको भी ध्यान रखना है तो ये भी ध्यान रखना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, ρr/3ε0 याद रहता है आपको तो आप उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बट डायरेक्शन इसमें चेंज हो गई, डायरेक्शन का ध्यान रखें, उसमें C1 से C2 की तरफ थी, उसमें भी अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो उसमें भी ये डायरेक्शन हो जाएगी, वो आप समझदार हैं इतने, पॉजिटिव चार्ज की बता रहा हूँ C1 से C2 की। और इसमें क्या डायरेक्शन है, C2 से C1 की तरफ। ठीक है, तो ये एक बात खत्म हो गई। यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट